मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास लेसन नंबर 4 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, पेड़ पौधों में प्रजनन की क्रिया के बारे में आपको बताया जा रहा था लेसन नंबर 4 में। और यहाँ पर पहुँच गए, आज शुरू करने वाले हैं बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन, कि बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। इससे पहले ऐसी उम्मीद है कि आपने वीडियो देखी होगी। जिन बच्चों पर बुक्स हैं उन्होंने बुक्स की भी स्टडी की होगी, लेसन को भी देखा होगा, और वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपके हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इससे पहले इस लेसन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स अर्थात पेड़ पौधों में लैंगिक जनन, पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन के बारे में आपको चित्र से ही जानकारी दे दी गई थी। अब इसमें शुरू करने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु का निर्माण बच्चों कैसे होता है, बीजाणु कैसे बनता है या नया पौधा कैसे तैयार होता है। शुरू करते हैं। अनेक छोटे पौधों जैसे कवक, जीवाणु तथा कुछ प्रोटोजोआ, ये सब निम्न श्रेणी के पेड़ पौधों की बात है। प्लाज्मोडियम में बीजाणु बनते हैं। इस विधि में कोशिका के अंदर अनेक केंद्रक खंडों में विभाजित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तथा प्रत्येक खंड के ऊपर थोड़ा सा कोशिका द्रव घिर जाता है। कुछ समय के बाद जनक कोशिका की भित्ति टूट जाती है तथा बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। एक सुरक्षात्मक आवरण बीजाणु को तीव्र तापमान, भोजन तथा जल की कमी से भी जीवित रखता है। सुरक्षात्मक जो आवरण होता है बीजाणु के ऊपर, वो चाहे कितनी भी तेज तापमान हो, भोजन हो या जल की कमी हो, उसमें भी उसको जीवित रखता है, उसको सुरक्षित रखता है। बीजाणु हल्के होते हैं तथा लंबी दूरी तक चले जाते हैं तथा जब भी इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं तो ये अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अंकुरित हो जाते हैं जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, और यही इनका काम होता है कि ये सुप्त अवस्था में पड़े रहेंगे, किंतु जैसे ही ये इनको अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये तुरंत जो हैं अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। फफूंद एक प्रकार का जो कवक होता है कि बीजाणु हवा में तैरते रहते हैं। ठीक है बच्चों, जब ये डबल रोटी पर गिरते हैं या किसी ब्रेड पर गिरते हैं, रोटी पर गिरते हैं या किसी खाद्य पदार्थ पर गिर जाते हैं, ठीक है ना, खाद्य पदार्थ पर गिरते हैं तो ये वहीं चिपक जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाने के कारण ये वहाँ अंकुरित हो जाते हैं। आपने देखा होगा डबल रोटी हो, ब्रेड हो, अचार हो, जैम जेली हो, इनमें कुछ सफ़ेद से फंजाई दिखाई देते हैं जिसको हम फफूंदी कहते हैं। और ये एक प्रकार का कवक है, एक प्रकार का छोटा पौधा है, किंतु ये वहीं पर पैदा होते हैं जहाँ पर इनके अनुकूल परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो ये नए पौधों का निर्माण होता है। नेक्स्ट होता है कायिक प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये आपने इससे पहले अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु का निर्माण, और अब हम पहुंच गए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक प्रजनन कैसे होता है? कायिक प्रजनन के लिए बच्चों बीज की आवश्यकता नहीं होती, वो सीधा पौधे से ही नए पौधे का निर्माण होता है। आपने गुलाब को देखा होगा, गुलाब की टहनी को ज़मीन में दबा दिया जाता है, गन्ने के टुकड़े को ज़मीन में दबा दिया जाता है। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिसमें हम पौधे के ही किसी भाग को काटकर ज़मीन में दबा देते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर वो नए पौधे को जन्म दे देती हैं। इसको ही हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। शुरू करते हैं। गुलाब, गन्ना और बोगनविलिया के तने की कलम लगाने से नया पौधा उग जाता है, चाहे वो गुलाब का है बच्चों, गन्ने का है या बोगनविलिया। एक मनी प्लांट्स आता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जिसको हम घरों में भी यूज करते हैं। अजूबा के पौधे की प्रत्येक कली अलग किए जाने पर नए पादप में उग आती है। जब नए पादपों को पत्तियां, तनों और जड़ों से बिना किसी प्रजनन अंग की सहायता से उगाया जाता है तो उसको हम कायिक प्रजनन कहते हैं। वह अंग जो नए पादप को जन्म देते हैं उनमें विभाज्योतक होते हैं और उनमें विभाजन का गुण होता है। इस तरीके से नया पौधे का निर्माण बच्चों हो जाता है। नेक्स्ट नंबर है रीजनरेशन या पुनर्जनन। शरीर के किसी अंग से, ये आपको वो विधियाँ बताई जा रही हैं बच्चों जिनके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। अब ये चौथी विधि है रीजनरेशन।
कि पुनर्जनन के द्वारा भी नए पौधे का निर्माण होता है। शरीर के किसी अंग से पूरे जीव के उग आने अथवा लुप्त भाग के फिर से उग आने की प्रक्रिया को पुनर्जनन कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। हाइड्रा बच्चों इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाइड्रा में कहीं भी नया पौधा तुरंत आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। शरीर के किसी अंग से पूरे जीव के उग आने अथवा लुप्त भाग के फिर से उग आने की प्रक्रिया को रीजनरेशन कहते हैं। हाइड्रा के शरीर के किसी भी खंड के छोटे से ऊतक से एक नया हाइड्रा बन जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें इसी को ही रीजनरेशन कहते हैं। इसी प्रकार केंचुआ, सितारा मछली अपने लुप्त अंगों को फिर से पुनर्जीवित कर लेते हैं। सितारा मछली अपनी भुजा को फिर से उगा लेती हैं। छिपकलियाँ अपनी पूँछ को फिर से उगा लेती हैं। आपने छिपकलियों में भी देखा होगा, छिपकलियों की पूँछ टूट जाती है, किंतु वो थोड़े से समय पश्चात, थोड़े दिनों के बाद फिर दोबारा नई पूँछ आ जाती है। इसको रीजनरेशन कहते हैं। दोबारा उस अंग का निर्माण कर लिया जाता है। नेक्स्ट नंबर है द्विखंडन, जिसको हम इंग्लिश में बाइनरी फिशन बोलते हैं। द्विखंडन से भी जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें प्रजनन की क्रिया होती है। एक पौधे से दो पौधों का निर्माण या एक जीव से दो जीवों का निर्माण हो जाता है। द्विखंडन में एक कोशिकीय जीव दो एक जैसे, नेक्स्ट पेज पर बच्चों, समान संतति जीवों में विभाजित हो जाता है। पहले केंद्रक दीर्घीकृत होकर विभाजित होता है तथा उसके बाद कोशिका द्रव तथा कोशिका कला विभाजित होते हैं। प्रत्येक संतति जीव दोबारा विभाजित होने से पहले आकार में वृद्धि करता है। पैरामीशियम, अमीबा, जीवाणु आदि में इसी विधि से प्रजनन होता है। चाहे वो जीवाणु हो, पैरामीशियम हो, अमीबा हो, इन सभी में जो सूक्ष्म जीव हैं तो इसी विधि के द्वारा, द्विखंडन के द्वारा ही जनन होता है और एक जीव से दो जीव बन जाते हैं, इसलिए इसको द्विखंडन कहा जाता है। तो ये सभी मेथड आपको बताए गए हैं जिससे नए पौधे का या नए जीव का निर्माण होता है। अब है बच्चों बीजों में प्रकीर्णन। बीज कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हैं। बीजों के पकने के बाद ये मुख्यतः उस स्थान से दूर दूर बिखर जाते हैं जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। बीजों के इस प्रकार के बिखरने क्रिया को बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात अपने मातृ पौधे से अलग होकर बच्चों दूर दूर बिखर जाना, बीजों का दूर दूर बिखर जाना प्रकीर्णन कहलाता है। अब ये प्रकीर्णन या बीजों का फैलना कितनी विधियों के द्वारा होता है। बीजों का प्रकीर्णन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। विस्फोटन या द्वारा प्रकीर्णन। विस्फोटन जो जहाँ पर बीज इकट्ठे रहते हैं वो विस्फोट के द्वारा फूट जाता है और उससे दूर दूर बीज बिखर जाते हैं। पंखनुमा फलों का प्रकीर्णन, अर्थात इसमें जो पंखनुमा फल होते हैं वो किसी भी जो व्यक्ति उनके पास से गुजरते हैं उनके पहने हुए कपड़ों से चिपक जाते हैं या जीव जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं या किसी भी वायु के द्वारा उड़ जाते हैं या जल के द्वारा बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस तरीके से वायु के द्वारा भी प्रकीर्णन होता है, जल के द्वारा भी होता है, हवा के द्वारा भी होता है, जीव जंतुओं के द्वारा भी प्रकीर्णन होता है। तो ऐसे पंखनुमा जो फल हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। मनुष्य और जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। बच्चों ये नंबर 3 जो है मनुष्य और जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होता है। इसमें क्या है, मनुष्य और जंतु भी बीजों के प्रकीर्णन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अर्थात जंतुओं द्वारा भी होता है और मनुष्यों द्वारा भी होता है। मनुष्य और जंतु भी भोजन के प्रकीर्णन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उदाहरणार्थ बरडोग के पौधों के बीजों में कांटे पाए जाते हैं जो मनुष्य के कपड़ों और जंतुओं के बालों में चिपक जाते हैं। मनुष्य और जंतु घूमते घूमते इन बीजों को अपने साथ खेतों में और जंगलों में ले जाते हैं। इन नए स्थानों पर ये बीज गिर जाते हैं तथा नए पौधे को जन्म दे देते हैं। इस प्रकार ये जो बीजों में भी एक विशेष गुण होता है जिससे ये मनुष्यों और जंतुओं के शरीर पर चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर बच्चों चले जाते हैं। वायु द्वारा भी प्रकीर्णन होता है। ठीक है बच्चों, वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है। क्या आपने कभी डेडेनियम के गुच्छे को लेकर उनसे छोटे छोटे बीजों को उड़ाया है? यदि आपने ऐसा किया है तो आपने बीजों को बिखेरने की सहायता की है। सामान्यतः वायु डेडेलियन के बीजों को बिखेरते हैं। रेड मैपल और एल्म के बीज भी अपनी पंखनुमा संरचना के कारण वायु के साथ उड़ते रहते हैं। ठीक है बच्चों, आर्किड के बीज
बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए ये भी वायु के साथ उड़ जाते हैं, उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। यह कैसे होता है? उदाहरण के लिए एक बोना मिसलेटो नामक पौधा अपने बीजों को इस प्रकार बिखेरता है। इस पौधे की पकी हुई फली के फटने पर इसमें बीज 15 मीटर की दूरी तक बिखर सकते हैं। वायलेट और बाल्सम कुछ इसी प्रकार के फटने वाले फलों के उदाहरण हैं, जिसमें बीजों का प्रकीर्णन फलों में विस्फोट होने के कारण होता है। इस तरह भी बच्चों बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर जल के द्वारा प्रकीर्णन होता है। कैसे होता है? बहुत से जलीय पौधों के बीजों का प्रकीर्णन महासागरों, नदियों और तालाबों आदि में तैरते रहने से होता है। ठीक है बच्चों। उदाहरण के लिए नारियल में जो प्रकीर्णन होता है वो जल के द्वारा होता है। नारियल का बीज जल में तैरता रहता है। यह बीज समुद्री लहरों में तैरता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है और जिस स्थान पर वो मिट्टी के संपर्क में आएगा बच्चों, उसी स्थान पर वो, आप जानते हैं, उसी स्थान पर नए पौधे को जन्म दे देता है। इस तरीके से नारियल का प्रकीर्णन, क्योंकि नारियल का बीज जो है बहुत उसमें वजन होता है और वो जल के द्वारा ही प्रकीर्णित होता है, जल के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर बच्चों पहुंचता है। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक ये आता है, आपने क्या सीखा, तो ये सब कुछ आपको एक बार और बता दिया जाता है। इस लेसन, ये इसकी समरी होती है। प्रजनन संतति की उत्तरजीविता द्वारा, प्रजनन प्रजाति की उत्तरजीविता द्वारा पृथ्वी पर जीवन की सततता के लिए अति आवश्यक है। जीवन सदैव चलता रहे, इसके लिए प्रजनन अति आवश्यक है। प्रजनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप जंतु अपने जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं। प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार से होता है। लैंगिक प्रजनन में दो विशेष प्रकार के युग्म बनते हैं, एक नर युग्मक बनता है बच्चों, एक मादा युग्मक बनता है। दोनों संयुग्मन होने के बाद युग्मनज बनाते हैं और जो नए जीव को जन्म देता है। यह जंतु और पादप दोनों को प्रभावित करता है, दोनों में ही प्रचलित होता है। अलैंगिक प्रजनन में एक ही जीव सम्मिलित होता है। जो अलैंगिक प्रजनन है उसमें एक ही जीव सम्मिलित होता है, शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। यह कोशिकीय जीवों में या निम्न श्रेणी के पौधों में ही होता है। द्विखंडन में कोशिकाएं दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। अधिकांश जीवाणु द्विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं। इस तरीके से अंकुरण भ्रूण पादप की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था होती है। जो भ्रूण होता है वो अंकुरण की प्रारंभिक अवस्था होती है। इस तरीके से बीजों के अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न विधियों द्वारा बिखर जाने की क्रिया को बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। इस तरह से बच्चों ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है और इसको आप लेसन को पढ़ें, इसकी वीडियो देखें और वीडियो के साथ साथ आप इस लेसन को कंप्लीट करें तो मैं समझता हूँ आपके हर क्वेश्चन इसका समझ में क्लियर हो जाएगा और आप इस लेसन को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।